अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, काइंडली चेक विजिबिलिटी एंड ऑडिबिलिटी। शाबाश। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। विजिबिलिटी चेक करो, ऑडिबिलिटी चेक करो बेटा। ओके। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो चलिए, हमारा जो प्रोग्राम्ड लर्निंग वो हो गया। लेकिन प्रोग्राम्ड लर्निंग में आप अगर आप सिलेबस की बात करेंगे ना, वहां पे और एक पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज राइटिंग फ्रेम्स, है ना। तो ये राइटिंग फ्रेम्स का मतलब है आप जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम प्रोग्राम को कैसे राइट करोगे। हाउ विल यू राइट द प्रोग्राम, और सिंपली हाउ यू डेवलप द प्रोग्राम। डेवलप, डेवलपमेंट या राइटिंग ऑफ ए प्रोग्राम, ये हमारा आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद हम रिबाउंड आ रही है आवाज। कोई बात नहीं, मैं इसको ऑफ कर लेता हूं तो अब सही से आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अब देखो, प्रोग्राम को कैसे राइट करना है, प्रोग्राम को कैसे राइट करना है ये आपको देखना है। या राइटिंग फ्रेम्स, चूंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि फ्रेम जो है ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंटेंट, ऑफ कंटेंट, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। तो प्रोग्रामेड लर्निंग में हम स्टेप बाय स्टेप मैनर फॉलो कर रहे हैं। एक स्टेप कंप्लीट किया, फिर दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप कंप्लीट किया, तीसरा स्टेप। अब अगर हम लीनियर वे में चलेंगे, पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद दूसरा, फिर तीसरा, तो ये हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर आपने फर्स्ट स्टेप क्रॉस किया, फिर जाके अगर आपने गलती की, आपको एक पहले रिमीडियल टीचिंग दिया जाता है। तो पहले आप रिमीडियल टीचिंग में आप के कॉन्सेप्ट क्लियर किए किए जा रहे हैं। या तो आप वापस जाओगे, या तो आप इस फीडबैक को लेने के बाद डायरेक्टली जाओगे। दो तरीके, अगर आप वापस जाओगे तो बैकवर्ड आएगा, अगर आप सीधे जाओगे लेकिन रिमेडियल टीचिंग के बाद आप सीधे नेक्स्ट फ्रेम में चले जाओगे, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड। ये चीजें मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाई है ना बेटा। तो इसी चीज को अब आज आगे ले जाते हैं, देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन सीधी तरह आ सकता है कि अगर आप फ्रेम, राइटिंग फ्रेम करते हो, प्रोग्राम फ्रेम करते हो, तो आपको किन किन स्टेप्स का ख्याल रखना है। ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं चलेगा, आई स्वेयर। मुझे अभी भी ना थोड़ा बहुत ना, आप मेरी आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा कि आई एम नॉट रियली फीलिंग वेल। बट टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम्ड लर्निंग एंड इंशाल्लाह ऑन सैटरडे। हाँ, लेट मी, मुझे अर्ली आपको बताना था, फिर बाद में मुझे मैं भूल जाता हूँ। कल सैटरडे है बेटा, तो इसलिए आपकी क्लास अर्ली होगी। तो अर्ली कब होगी, तो आई विल बी डिसाइडिंग दिस, कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अकॉर्डिंगली आपके ग्रुप में मैसेज करूंगा। नो डाउट, बहुत सारे बच्चे अगर क्लास लाइव अटेंड नहीं करेंगे, बट दे कैन रिलाई ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर देन, राइट। लेकिन कल का मेरा, क्योंकि कल मुझे घर विजिट करना है तो मैं देर से पहुंचूंगा, तो इसलिए नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं अपने टाइम पे क्लास दे सकूं। इसलिए क्लास ना छूटनी चाहे ना, इसलिए मैं पहले से ही वो क्लास जो है वो मैं दे के रखूंगा। तो बहुत सारे बच्चे अगर अवेलेबल नहीं होंगे उस टाइम, तो जितने भी बच्चे अवेलेबल होंगे वो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। और मैक्सिमम, चूंकि आप देख रहे हो, मैक्सिमम बच्चे मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं ना। तो वेरी सिलेक्टेड फ्यू बच्चे जो है जो लाइव क्लास देखते हैं, लगभग लगभग 50 के करीब करीब ये लेक्चर, लाइव लेक्चर देख रहे हैं। बाकी जितने भी बच्चे हैं ना बेटा, वो प्रेफर करते हैं कौन सा, रिकॉर्डेड फॉर्म में। एनीवेज एनीवेज, क्लास को तो देनी है, लेकिन अर्ली होगी, तो लेट इवनिंग में हमारी क्लास कल नहीं हो सकती है। इसका शेड्यूल हम पहले से ही करेंगे। ठीक है बेटा।
तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ना बेटा, वो क्या है? प्रोग्राम राइटिंग। जी हाँ बेटा। तो हमारा जो, यस, इट इज प्रोग्राम राइटिंग। याद रखेंगे इसी तरह आप, शॉर्टकट में जल्दी जल्दी आप याद रखेंगे। प्रोग्राम राइटिंग करने के लिए हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। 3 स्टेप्स को बेटा फॉलो करते हैं। पहला, हम क्या करते हैं? पहला, हम प्लान करते हैं, यानी आप प्रेपरेशन करते हो। प्रेपरेशन करते हो, और प्रेपरेशन के अंदर आपको कई सारे स्टेप्स का भी ख्याल रखना है बेटा। वो भी हम आगे आपको बताएंगे किन किन स्टेप्स का ख्याल रखना है। प्रेपरेशन के बाद आप दूसरे नंबर पे आते हैं, यू स्टार्ट राइटिंग। तो राइटिंग फ्रेम के लिए पहले प्रेपरेशन का होना बहुत जरूरी है, यानी प्लान का होना बहुत जरूरी है। इसमें आप टॉपिक सिलेक्ट करते हो, इसमें आप कंटेंट की आउटलाइन देखते हो, इसमें आप ऑब्जेक्टिव्स, अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था एंटरिंग बिहेवियर एंड टर्मिनल बिहेवियर, कि ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हो किस वाले में? प्रेपरेशन फेज में। तो वंस यू आर डन विद व्हाट, सिलेक्टिंग ए टॉपिक, यू प्रिपेयर अ कंटेंट, यू डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, या आप एक कंस्ट्रक्ट पहले से टूल करके रखते हो कि एंटरिंग, जब मैं एंटरिंग बिहेवियर के लिए टूल और टर्मिनल बिहेवियर के लिए टूल, तो ये सारे टेस्ट आप किस, ये पहले से आप जान के रखते हो, पहले से आप प्रेपरेशन के फेज में होते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रेपरेशन फेज। वो आगे मैं आपको वन बाय वन सिखाऊंगा बेटा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, दैट इज योर राइटिंग फेज। तो राइटिंग फेज डिपेंड्स अपॉन व्हाट? एग्जैक्टली, राइटिंग फेज डिपेंड्स अपॉन द प्रेपरेशन फेज। द मोर यू आर प्रिपेयर्ड, द मोर यू विल राइट योर फ्रेम्स, इजंट इट माय डियर? एंड देन जब आप प्रेपरेशन के बाद राइटिंग द प्रोग्राम करते हो, आप राइट अप करते हो प्रोग्राम को, इसके बाद आप ट्राई आउट करते हो। क्या बेटा? तो जो भी आपने प्रेपरेशन किया, जो भी आप प्रोग्राम बनाते हो, तो इसको आप क्या, ट्राई आउट एंड रिवीजन करते हो। ट्राई आउट एंड रिवीजन, ठीक है। ये 3 स्टेप्स बेटा आपको याद रखने हैं। और हर एक स्टेज में बेटा, हर एक स्टेज में बेटा अपने अपने सब स्टेप्स है। सब स्टेप्स है। कौन सा वाला स्टेप किस में आएगा, वो दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो यहां पे मैं जल्दी जल्दी चलूंगा। आपको सिंपली याद रखना है, सर, बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम वन मस्ट बी वेरी मच प्रिपेयर्ड, एंड वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन व्हाट सेंस, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उस टॉपिक का आउटलाइन आपको देना है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होंगे, टर्मिनल बिहेवियर, एंटरिंग बिहेवियर है ना, जो इनिशियल बिहेवियर है, तो उन सभी चीजों को, या कौन से टेस्ट्स लगेंगे दैट कैन मेजर द आउटकम्स ऑफ योर व्हाट यू कॉल्ड एज टर्मिनल बिहेवियर एंड इनिशियल बिहेवियर। तो ये सारी चीजें आप प्रेपरेशन फेज में करते हो। तो सिंपली व्हाट, व्हेन, व्हाई, एटसेट्रा, ये सारे क्वेश्चंस के जब जो प्लान है वो आप प्रेपरेटरी फेज में करते हो, ठीक है। उसके बाद आपको एक अच्छा खासा डायरेक्शन मिल जाता है, एंड यू आर सपोज टू राइट योर प्रोग्राम। और प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम को राइट अप करने के लिए आपको किन किन स्टेप्स का ख्याल रखना है, वो भी हम आपको बताएंगे। और ट्राई आउट में, ट्राई आउट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहां से हमें एरर रेट और प्रोग्राम डेंसिटी की फार्मूला वो आपको निकाल के देनी है। जस्ट रिमेंबर दैट। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आना ही है ना, तो मुझे लगता है कि एरर रेट में क्वेश्चन आएगा। आपको ये रट्टा याद करना है कि एरर रेट की फार्मूला क्या है। वो मैं आपको समझाऊंगा कि एरर रेट की फार्मूला क्या है, लेकिन वहां के जो कॉन्सेप्ट एक दो है, दो चीजें आपको याद रखनी है। लीनियर के लिए क्या एरर रेट का परसेंटेज है, और ब्रांचिंग के लिए क्या एरर रेट का परसेंटेज है, वो आपको बेसिकली याद रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आउटलाइन ही बताऊंगा बेटा, आउटलाइन ही आपको बता देता हूं। ओके। तो आपने क्या समझा? आपने क्या समझा? प्रेपरेशन है, राइटिंग प्रोग्राम है, ट्राई आउट एंड रिवीजन, ये 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। तो याद रखे होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए चलिए भाई, हो गया ये वाला मसला, तो हो गया। अब वन बाय वन आते हैं बेटा प्रिपरेशन में। तो सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? स्टेप नंबर फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन, ठीक है।
तो प्रेपरेशन के अंदर आपको क्या क्या करना है वो खाली आपको दिमाग में रखना है। दैट आर क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सबसे पहले प्रेपरेशन में हम क्या करते हैं बेटा, हम सिलेक्ट कोई टॉपिक करते हैं, यानी यू फर्स्ट सिलेक्ट अ यूनिट। आप कोई यूनिट सिलेक्ट करते हो और कोई टॉपिक आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है बेटा। तो जब आपने सिलेक्ट यूनिट किया, सिलेक्ट टॉपिक किया, जो भी आपका एसेंशियल सब्जेक्ट होगा, आप सब्जेक्ट मैटर कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट ना रखो, लेकिन मेक श्योर कर रहा है कि आपको वो टॉपिक लेना है। अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग की तरह जा रहे हो, आपको अपना कंटेंट जो है बिल्कुल सिंपल रखना है और उस कंटेंट को ब्रेक करना है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में आपको ब्रेक करना है। तो सिंपल इन प्रेपरेशन फेज द फर्स्ट थिंग that we are going to do is we have to select a unit or a topic, and after that जो टॉपिक आप सिलेक्ट करते हो, आप वही टॉपिक वही जो आपने यूनिट टॉपिक सिलेक्ट किया उसको आप कंटेंट का आउटलाइन प्रिपेयर करते हो, यानी प्रिपेयर कंटेंट आउटलाइन इतना तो याद रखेंगे आप। तो नंबर थर्ड, जब आपने कंटेंट को आउटलाइन किया, यानी आउटलाइन का मतलब क्या है, आउटलाइन का मतलब है यू आर गोइंग टू प्लान टू टीच। सो केयरफुली आप ये सारी चीजों को आउटलाइन करते हो कि मुझे क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, कौन सी चीज रखनी है, कौन सी चीज नहीं रखनी है, उसका आप बिल्कुल एक शीट बनाते हो, आउटलाइन बनाते हो। टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद आपको पढ़ाना क्या है, यानी कौन सा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, कौन सा कंटेंट आपने सिलेक्ट किया और उस कंटेंट का आपने आउटलाइन बनाना है। सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई पूछेगा कि आपको किसी फोटोसिंथेसिस पे टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आप सिलेक्ट करोगे यूनिट या टॉपिक सिलेक्ट करोगे। से फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, इसको समझाने के लिए आपको 15 दिन लगेंगे, लेकिन आपको इसको ना पहले कंटेंट को आउटलाइन करना है कि मुझे कब कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज यू हैव टू प्रिपेयर अ कंटेंट आउटलाइन। कंटेंट को जब आपने आउटलाइन किया, देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज यूर डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। यस, define objectives in behavioral terms। देखो बेटा, ये बिहेवियरल टर्म का मतलब क्या है। जब भी क्लास में टीचर आता है ना, तो एक तो इसके साथ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एंड आफ्टर दैट फॉर एग्जांपल मेरा फोटोसिंथेसिस का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, यानी मेरे बच्चों का जो लर्निंग आउटकम होगा ना, उनको कितना समझ आ गया, उनके बिहेवियर में कितनी चेंज आ गई, तो मुझे पहले से ही जान के रखना है, मुझे पहले से इसको आउटलाइन करके रखना है। ये राइट अप मुझे करना है कि इस टॉपिक को समझाने के बाद व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। So this means this is what we called as define objectives in behavioral terms। मुझे ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है किस अंदाज में, स्टूडेंट के नजरिए से मुझे देखना है कि मुझे ये वाला टॉपिक इनको कैसे समझाना है। तो ये सारी चीजें मैं पहले डिफाइन करके रखता हूं इन बिहेवियरल टर्म्स। आफ्टर दैट बिहेवियरल टर्म्स को डिफाइन करने के लिए मैं दो दो टेस्ट कंस्ट्रक्ट करता हूं। एक टेस्ट में करता हूं एंटरिंग बिहेवियर क्या होगा, एंड देन आफ्टर दैट टर्मिनल बिहेवियर। तो यानी यू आर कंस्ट्रक्टिंग, यानी कंस्ट्रक्ट ए टेस्ट फॉर शाबाश एंटरिंग बिहेवियर। दो बिहेवियर्स होते हैं, ऑफ या फॉर बिहेवियर बोलो, या ऑफ एंटरिंग बिहेवियर। एंड इसी तरह लास्ट में कंस्ट्रक्ट अ टेस्ट फॉर terminal behavior। So these are actually 1, 2, 3, 4 and 5 steps that you actually need to understand। Okay, तो आप, आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया कि प्रेपरेशन में आपको इन स्टेप्स को दिमाग में रखना है। कल ये भी क्वेश्चन आ सकता है, while preparing a program, preparation stage consists of how many steps, या विच स्टेप बिलोंग्स टू व्हाट स्टेज। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकती है।
तो select a unit, prepare a content, define objective and behavioral terms, construct a test for entering behavior, construct a test for terminal behavior. ये सारी चीजें आपको मिलती है किस स्टेज में बेटा? प्रेपरेशन स्टेज में. आई होप बेटा दिस मच इज क्लियर. एंड आफ्टर दैट वी हैव अ सेकंड स्टेज ऑफ इट, that is we are to write the frames now. Writing a program है ना. तो writing the program के लिए नंबर नेक्स्ट स्टेज की अगर हम बात करेंगे, नंबर नेक्स्ट स्टेज की बात हम करेंगे, दैट इज राइटिंग ए प्रोग्राम. राइटिंग अ प्रोग्राम. तो राइटिंग ए प्रोग्राम में जो सबसे पहला पॉइंट होगा ना बेटा, वो प्रेजेंट द मटेरियल इन फ्रेम्स. अब यहां पे जो आपने कंटेंट सिलेक्ट किया था, जो सब्जेक्ट मैटर का जो आपने आउटलाइन किया, अब सबसे पहले आप इनको फ्रेम्स में कन्वर्ट करोगे. व्हाट डू मीन बाय फ्रेम्स में कन्वर्ट करोगे? यू आर ब्रेकिंग योर कंटेंट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट. तो एक एक पार्ट, एक एक एग्जांपल आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स में रखोगे और वन बाय वन उन फ्रेम्स को समझाने की कोशिश करोगे. यानी प्रेजेंट द मटेरियल या प्रेजेंट योर कंटेंट बोलो, प्रेजेंट योर मटेरियल बोलो इन फ्रेम्स, है ना. इन फ्रेम्स का मतलब है यू हैव टू प्रेजेंट योर कंटेंट इन सीक्वेंस. तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, फ्रेम वन, देन फ्रेम टू, देन फ्रेम थ्री, एटसेट्रा, फ्रेम एन, है ना बेटा. तो यहाँ पे एंटरिंग बिहेवियर और यहाँ पे टर्मिनल बिहेवियर, टर्मिनल बिहेवियर एंड एंटरिंग बिहेवियर. तो पाथ इज एक्चुअली लीनियर एंड इट मे बी अ ब्रांचिंग वन आल्सो. ठीक है. तो ब्रांचिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन कल ही आपको बताया था, डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाया था. तो राइटिंग ए प्रोग्राम के लिए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज रिक्वायर्ड बेटा? शाबाश. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज रिक्वायर्ड? तो याद रखेंगे आप, द फर्स्ट थिंग दैट इज यू आर सपोज टू प्रेजेंट द मटेरियल. वेरी नाइस. प्रेजेंट द मटेरियल बोलो या कंटेंट बोलो, है ना. तो इस प्रेजेंट मटेरियल को, कंटेंट को आपने प्रेजेंट करना है किन में? इन फ्रेम्स. और याद रखेंगे प्रोग्रामर लर्निंग में फ्रेम इज सेड टू बी द यूनिट ऑफ प्रोग्राम, द यूनिट ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट. अगर स्मॉल सेगमेंट, एक फ्रेम क्या है बेटा? फ्रेम इज एक्चुअली स्मॉल सेगमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो पर्टिकुलर स्टूडेंट का रेस्पॉन्स हमें बताता है. ठीक है. तो यहां पे फ्रेम को कन्वर्ट करने के लिए आपको वेरी मच केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप फ्रेम उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर दे रहे हो, और फ्रेम सिंपल होना चाहिए ना कि कॉम्प्लेक्स. अगर फ्रेम होगा लेकिन पहला फ्रेम क्या होना चाहिए? सिंपल, एंड देन वी कैन मूव टू कॉम्प्लेक्स वन. आई होप बेटा ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया. दूसरा, जब आपने कंटेंट को फ्रेम्स में प्रोवाइड किया, what will be the next step? Exactly, फ्रेम उसको प्रेजेंट करना और एक्टिव रेस्पॉन्स लेना कहां से? स्टूडेंट से. द नेक्स्ट पॉइंट दैट्स इट, प्रोवाइड फॉर एक्टिव स्टूडेंट रेस्पॉन्स. प्रोवाइड फॉर एक्टिव, प्रोवाइड फॉर एक्टिव स्टूडेंट रेस्पॉन्स. स्टूडेंट रेस्पॉन्स, ये जाहिर सी बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड द needs and aspirations of the students. According to the student, you have to frame, you have to write a frame, you have to build a frame. And after that you are, जब आपने फ्रेम बनाया, फ्रेम बनाने के बाद आप क्या प्रोवाइड करोगे? एक्टिव स्टूडेंट रेस्पॉन्स. आपको स्टूडेंट का रेस्पॉन्स मिलेगा. इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम की स्टूडेंट इज आस्क्ड टू मेक द रेस्पॉन्स ऑफ ए फ्रेम. तो फ्रेम को जब स्टूडेंट समझेगा तब रेस्पॉन्स देगा. तो एक्चुअली ये जो फ्रेम है बेसिकली ये स्टूडेंट के लिए स्टिमुलस बनेगा, तो स्टूडेंट का जवाब रेस्पॉन्स बनेगा. तो दैट इज व्हाई इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेंट बिहेवियर. और याद रखेंगे ऑपरेंट बिहेवियर में या दो चीजें आप याद रखेंगे, वन इज रेस्पोंडेंट बिहेवियर, अनदर इज ऑपरेंट बिहेवियर. अगर स्टिमुलस नोन है, नोन का मतलब क्या है? आपको पता है कि सर मुझे क्या बोले जा रहा है, उसका आप रेस्पॉन्स दोगे. So when the stimulus is known, the behavior is said to be respondent behavior. If the student is not known, it is not specific, you don't know, but still you are giving your response. You got my point? That is called operant. Operant का मतलब है आप सेल्फ लर्निंग, क्योंकि प्रोग्रामेड लर्निंग इज सेल्फ पेस्ड लर्निंग. सेल्फ, आपको फ्रेम दिया जाता है, मैं आपको यहां से नहीं बोलूंगा फ्रेम के अंदर क्या है,
और फ्रेम के अंदर आपका बिहेवियर मजबूर हो जाता है कि आप यू थिंक योर सेल्फ कि व्हाट दिस फ्रेम इज ऑल अबाउट, आई हैव टू गिव रेस्पॉन्स टू द फ्रेम। याद रखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग में हम डॉग को यहां से फूड देते हैं, डॉग देखता है फूड आया तो तब वो स्लाइवा उसको आता है। लेकिन अगर आप ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी पढ़ोगे ना, कैट को सॉरी रैट को पता नहीं है कि मेरे ऊपर फूड पैलेट्स रखे गए हैं, जो ही मैं पिंजरे को क्लिक करूंगा तो फूड पैलेट्स नीचे आएंगे। रैट को ये सारी चीजें पता नहीं थी, तो रैंडमली वो क्लिक करता है और वो फूड पैलेट्स उसके पिंजरे में चले जाते हैं। तो इसका मतलब है इसने पहले रेस्पॉन्स दिखाया, सेल्फ इसने खुद सीखा। तो सेम थिंग कैन बी अप्लाइड हियर। प्रोग्रामेड लर्निंग जो है ना, इट इज बेसिकली द आउटकम ऑफ व्हाट थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय बीएफ सिग्नर। अगर आप प्रेस्ले की बात करोगे, सबसे ड्रम ट्यूटर उसने बनाया था 1920s में। तो उसके बाद बीएफ सिग्नर, मीगर, बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज आ गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे ना, दैट इज बीएफ सिग्नर। तो बीएफ सिग्नर इज वेरी मच influential person so far as the programmed learning is concerned. हमारे दिमाग में ये frequently आता है कि बीएफ सिग्नर is related with the programmed learning, be it a linear programming. समझ आ गया बेटा? तो यहां पे हमें रेस्पॉन्स, एक्टिव रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स लेना है। दिस विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ योर राइटिंग फ्रेम। तो आफ्टर दैट जो ही आपको क्या मिलेगा, जो ही आपको रेस्पॉन्स मिलेगा ना स्टूडेंट, कल का आप याद करो, आप हमें कंफर्मेशन दी जाती है या फीडबैक दिया जाता है। तो व्हाट इज द थर्ड वन? प्रोवाइड करेक्शन ऑफ स्टूडेंट रेस्पॉन्स, यानी हमें यहां पे प्रोवाइड फॉर कंफर्मेशन, ये मैं अभी बताऊंगा। प्रोवाइड फॉर कंफर्मेशन। प्रोवाइड फॉर कंफर्मेशन का मतलब है हम लर्नर को फीडबैक देते हैं, अगर उसने सही जवाब दिया तो वो आगे बढ़ेगा, अगर सही जवाब नहीं दिया तो पहले इसको हमने ठीक करना है। जब तक एक पहला फ्रेम कंप्लीट नहीं होगा तब तक ही और शी इज नॉट अलाउड टू मूव टू द नेक्स्ट फ्रेम। तो कंफर्मेशन का मतलब क्या है? हम इसको फीडबैक देंगे, कब देंगे? अगर वो कोई गलती कर रहा है, अगर वो गलती नहीं कर रहा है तो वो खुद ही चला जाएगा। तो हमें देखना है कि फ्रेम वन को कंप्लीट किया, ये दूसरी ओर जा रहा है, अगर ठीक किया तो जाएगा, अगर नहीं किया तो हम कन्फ्रंट करेंगे, हेलो स्टॉप, you have made a mistake, first clear this mistake and then you are allowed to, yes, you got my point. So this is provide for confirmation. Feedback is another what we called as a factor or another step so far as writing a program is concerned. आफ्टर दैट जब आप फीडबैक देते हो, फीडबैक में हम प्राइमस का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं, कोई क्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी फेज में हम लगाते हैं। तो जब इनिशियल फेज में हम बच्चे को कोई क्लू देंगे, हम बच्चे को प्रॉम्प्ट करेंगे, यानी गो डीप इनटू द क्वेश्चन। हम इसको कोई है ना क्लूज, प्रॉम्प्ट जैसी चीजें देंगे, प्रॉम्प्ट्स देंगे, ताकि मैं स्टूडेंट को गाइड करूं, यस माय डियर। देखो यहां पे मुझे स्टूडेंट रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। अगर मेरा रेस्पॉन्स स्टूडेंट का अच्छा नहीं है तो हम इसको कन्फ्रंट करेंगे। कन्फ्रंट करने के लिए मैं कुछ इसको प्रूव दूंगा, प्राइमस दूंगा, क्लूज दूंगा, प्रॉम्प्ट दूंगा, ताकि स्टूडेंट को गाइड मिले और वो अपनी गलती को सुधारे, एंड देन ही और शी कैन मूव टू द नेक्स्ट फ्रेम। You got my point? Then the next point is use prompts to guide, use clues to guide. और ये prompts और clues हम किस फेज में करते हैं? इंट्रोडक्टरी फ्रेम्स में। आगे वो खुद चला जाएगा। तो इंट्रोडक्टरी फेज में क्लूज और प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल होता है, ये याद रखेंगे बेटा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यूज प्रॉम्प्ट्स टू गाइड स्टूडेंट रेस्पॉन्स, ठीक है? ओके। एंड आफ्टर दैट ये तो पता ही है कि अब हमें प्रोवाइड करना है केयरफुल सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स, यानी प्रोवाइड सीक्वेंस, प्रोवाइड सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रेम्स, सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रेम्स, फ्रेम्स को अच्छे से सीक्वेंस देना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड the last one is there is a system that is called rule egg system, egg rule and rule egg। आप लोगों ने शायद मुझे लगता है बताया होगा, रूल एग और एग रूल, ये बेसिकली रूल
प्लस एग्जाम्पल। आपके पास कोई रूल है, रूल को समझाने के लिए आप एग्जाम्पल दोगे, ईजी इट इज दिस रूल प्लस एग। समझ आया बेटा? रूल प्लस एग, एग RULE रूल, एंड EG यहां पे है एग्जाम्पल। ठीक बात है ना? तो वाइल प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन देयर आर टू वेज ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। आप पहले रूल डिस्कस करोगे, रूल को समझाने के लिए आप एग्जाम्पल दोगे, तो इसको हम कहते हैं रूल एग मेथड। लेकिन कभी कभी हम आप प्रेजेंट इस तरह भी करते हो, डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट स्टाइल्स, राइट? तो कभी कभी आप एग्जाम्पल देते हो, उसके बाद उस एग्जाम्पल से आप रूल को समझाते हो, दैट इज कॉल्ड एग रूल। समझ आ गया? तो वाइल प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन टू वेज कैन बी फॉलोड। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हो, आप पहले इसका रूल बताते हो और उसके बाद इसकी एग्जाम्पल देते हो, ठीक है? और अगर आप उसका उल्टा करते हो, पहले एग्जाम्पल देते हो फिर रूल को समझाते हो, इट इज कॉल्ड एज एग रूल। रूल एग, एग रूल, रूल एग, एग रूल, ये याद रखना है। तो पहले एग्जाम्पल, EG हम कहते हैं ना, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल प्लस रूल, ठीक है? तो देयर आर टू वेज टू प्रेजेंट योर फ्रेम्स, either you are explain the rule with the help of examples. I hope बेटा आपको ये समझ आ गया। तो बेसिकली जो इट में बी रूल अप्रोच इज डिडक्टिव अप्रोच, एग रूल अप्रोच इज इंडक्टिव। हाँ, ये आप याद रखेंगे। अगर मैं RULEG की बात करूंगा, RULEG यानी पहले रूल और उसके बाद एग्जाम्पल। तो रूल एग्जाम्पल जो है ये हमारा डिडक्टिव अप्रोच है, डिडक्टिव अप्रोच है। और अगर एग रूल है, एग रूल है, ये हमारा इंडक्टिव है। इसमें क्वेश्चन बनने का चांस है बेटा। रूल एग इज डिडक्टिव अप्रोच ऑफ प्रेजेंटिंग योर मटेरियल, एंड एग रूल जो है इट इज योर इंडक्टिव। तो इस चीज को बेटा आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है? तो इट इज फाइन। तो राइटिंग ए प्रोग्राम के लिए आपको ABCDEFGHIJ इतने सारे पॉइंट्स को याद रखना है। प्रेजेंट द कंटेंट इन फ्रेम्स, प्रोवाइड फॉर एक्टिव स्टूडेंट रेस्पॉन्स, प्रोवाइड फॉर कंफर्मेशन यानी फीडबैक, देन यूज प्रॉम्प्ट्स फॉर स्टूडेंट गाइडेंस। Number next is provide sequencing of frames, and then there is a rule egg and egg rule. तो ये आपको दिमाग में रखना है। रूल एग सिस्टम बोलो या एग रूल सिस्टम बोलो, तो ये आपका दूसरा दूसरे स्टेप का सब स्टेप यानी राइटिंग प्रोग्राम, राइटिंग है प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं बेटा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। मैं स्लाइड भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह, आपको घबराना नहीं है, लेकिन पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि स्लाइड्स में बहुत कुछ लिखा होता है तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाता है। दैट इज व्हाई मैंने ऐसा पढ़ा है आपको। अब है मसला, अब लास्ट में जो है ट्राई आउट रूल, ट्राई आउट रिवीजन। ये ट्राई आउट रिवीजन क्या है बेटा? आफ्टर एडिटिंग द ड्राफ्ट जो भी आपका प्रोग्राम है, फिर आप इसको ट्राई आउट चेक करते हो कि इसके कितने इनकम, चलो ट्राई आउट करते हैं जो भी आपने प्रोग्राम बनाया, इसको हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं इसका एरर रेट कितना है, जो मैंने सोचा था वही हुआ और कितना एरर है। ठीक है? तो इस वाले पॉइंट को देयर आर सर्टेन फार्मूलाज टू रिमेंबर, तो वो मैं डायरेक्टली आपको मतलब स्लाइड्स पे प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कि फार्मूलाज को आपने याद रखना है। बस मैं आपको दो चार पॉइंट्स है जो आपने याद रखना है, वो रटा आपको याद रखने फार्मूला, वो तो आपको याद रखना ही रखना है। तो चलिए वो हम आपको डायरेक्टली दिखा सकते हैं विया, मेरे पास वो फाइल है, PDF फाइल है इनफैक्ट, तो वो हम देखेंगे। राइटिंग, यस, राइटिंग प्रोग्राम, तो ये वाली फाइल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हो, प्रोग्राम राइटिंग हैज 3 मेजर स्टेप्स, प्रेपरेशन, राइटिंग प्रोग्राम एंड ट्राई आउट। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है? फिर राइटिंग है प्रोग्राम में आपका प्रेजेंट द मटेरियल इन फ्रेम्स बताया है। फिर मैंने आपको बताया प्रोवाइड फॉर एक्टिव स्टूडेंट रेस्पॉन्स, ये भी बताया। फिर मैंने आपको बताया प्रोवाइड फॉर कंफर्मेशन और करेक्शन ऑफ स्टूडेंट रेस्पॉन्स। फिर मैंने आपको बताया यूज प्रॉम्प्ट्स टू गाइड स्टूडेंट रेस्पॉन्स,
एंड देन मैंने आपको कहा था कि प्रोवाइड केयरफुल सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रेम्स, एंड देन मैंने आपको बताया था रूल एग सिस्टम या एग रूल सिस्टम, तो ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, नाउ देखते हैं जो ट्राई आउट सिस्टम है। ट्राई आउट सिस्टम में बेटा आपको याद रखना है, ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप याद कर लो इस चीज को, एरर रेट। जब हम आपने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मेरा जो प्रोग्राम है क्या वो सही है कि नहीं है। तो ऐसा करते करते हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो देखते हैं एरर रेट। एरर रेट जैसी या प्रोग्राम डेंसिटी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम आपको ले चलते हैं, आपको फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं बेटा। दिस इज एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो एरर रेट है ना, द एरर रेट ऑफ ए प्रोग्राम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्सेज गिवन बाय द लर्नर्स। आपके रेस्पॉन्सेज कितने आएंगे लर्नर्स थ्रो फॉर ईच फ्रेम इन द प्रोग्राम मटेरियल। समझ आ गया बेटा? आप फ्रेम को प्रोवाइड करते हो, आपको वहां से कितना रेस्पॉन्स आ रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन योर फ्रेम। इफ द फ्रेम्स आर सिंपल एंड स्टूडेंट्स आर वेरी मच इट डिपेंड्स अपॉन दैट। अगर बच्चे को फ्रेम ही समझ में नहीं आएगा तो इसका रेट ऑफ रेस्पॉन्स भी क्या आएगा, बिल्कुल कम आएगा। तो ये फॉर्मूला है एरर रेट, ये बिल्कुल सिंपल है। एरर रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ एरर्स, जब आप फ्रेम्स प्रोवाइड करोगे, आपको कभी रेस्पॉन्स मिलेगा, कभी रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जब रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो बच्चे ने गलती की, आप उसको काउंट करोगे टोटल नंबर ऑफ एरर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स इनटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टेकिंग द प्रोग्राम इनटू 100। बात को समझो बेटा, टोटल नंबर ऑफ एरर्स इनटू 100 लिखो, होल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स इनटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टेकिंग द प्रोग्राम। बेसिकली इस तरह है, टोटल नंबर ऑफ एरर्स अगर मैं लिखूंगा टीई टोटल नंबर ऑफ एरर्स, ये डिवाइड बाय है टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स, यानी मैं टी एम एफ लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स इनटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू ये ऐसे 100 है। ठीक है बेटा, तो इससे हमारा एरर रेट निकलेगा। एरर रेट निकालने के लिए द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर इज टोटल नंबर ऑफ एरर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स इनटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टेकिंग द प्रोग्राम इनटू 100। समझ आ गया बेटा? और अकॉर्डिंग टू द ट्राई आउट सिस्टम इट हैज बीन वेरी मच सीन दैट फॉर लीनियर प्रोग्राम याद रखेंगे, लीनियर प्रोग्राम का जो कन्वेंशनल स्टैंडर्ड है वो क्या है, वो है 10% एरर रेट। अगर 10% एरर रेट आया तो आपका लीनियर वाला प्रोग्राम बढ़िया है। खाली 10 स्टैंडर्ड खाली 10%, ये था जब यार, ये याद रखना, ये प्लीज याद रखना। व्हाट इज द एरर रेट ऑफ फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग? स्टैंडर्ड एरर रेट इज व्हाट? स्टैंडर्ड का मतलब है कन्वेंशनल standard has been 10% error rate, but for what? Linear programming. And for branching type, the error rate for frames with questions should be higher. Should be higher. The for branching, the error rate for frames with questions should be higher. If it is not, अगर ये नहीं है, it implies that many branches are being wasted. Linear frames with high error rate and branching frames with lower error rate are rewritten. अब आपने क्या समझा? लीनियर ब्रांचिंग के लिए आपका एरर रेट कम होना चाहिए और ब्रांचिंग के लिए ज्यादा होना चाहिए, ये याद रखना। तो ब्रांचिंग के लिए एज सच आपको परसेंटेज देखने की जरूरत नहीं है, हायर ही कह रहा है। यहां पे देख लो, इफ इट इज नॉट लीनियर फ्रेम विद हायर एरर रेट, अगर लीनियर फ्रेम्स में हायर एरर रेट्स होंगे एंड ब्रांचिंग फ्रेम में लोअर रेट्स आएंगे, तब इनको रिराइट करना है। इसका मतलब है हमें कोई फायदा नहीं है। अब क्या है, लीनियर के लिए कम एरर रेट होना चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए आपको लो एरर रेट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कितना है? 10%। लेकिन अगर हम ब्रांचिंग प्रोग्राम्स के लिए देखेंगे तो एरर रेट आपका हायर होना चाहिए, हायर होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो प्रोग्राम को आप रिराइट नहीं करोगे, ठीक। लेकिन बेटा अगर
लीनियर प्रोग्रामिंग है आपका हायर आ रहा है, ये यहां पे देखो, लीनियर फ्रेम विद हायर एरर। अगर लीनियर फ्रेम में आपका एरर रेट हाई हुआ, आपको वो प्रोग्राम रिराइट करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया कि लीनियर के लिए एरर रेट का कम होना बहुत जरूरी है। अगर ये हाई आ गया, आपको दोबारा से लिखना है। लेकिन ब्रांचिंग के लिए अगर आपका एरर रेट हायर है, इट इज गुड, बट नॉट, आपको ये इसी तरह आपको याद रखना है। तो ब्रांचिंग फ्रेम्स विद लवर रेट्स, अगर ब्रांचिंग ब्रांचिंग में आपका लवर एरर रेट्स आ रहा है, तो आपको इनको रिराइट करना है। आई होप बेटा ये जो एरर रेट है आपको इसी इतना आपको समझना है। बहुत सारे बुक्स में खाली ये लिखा है, इतनी फॉर्मल लिखी है, लेकिन स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, कम या ज्यादा, वहां पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इस वाली चीज को आप बहुत अच्छे से देखोगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया। ठीक है ना। अब प्रोग्राम डेंसिटी, इसका भी आप इसी तरह देखेंगे। प्रोग्राम डेंसिटी, ये एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि प्रोग्राम डेंसिटी को किस तरह मेजर करते हैं। प्रोग्राम डेंसिटी को मेजर करते हैं हम टाइप टोकन रेशो से। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम डेंसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइप टोकन रेशो, विच इज कैलकुलेटेड। ये टाइप टोकन रेशो जो है, इट इज number of different responses required in section of program divided by total number of responses required in a section of the program। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लो। तो ये याद कर लो बेटा, टोकन रैशो, टाइप टोकन रैशो। तो टाइप टोकन रैशो इज बेसिकली द मेजरमेंट फॉर प्रोग्राम डेंसिटी। So this measure is also used to evaluate the effectiveness of the program. If you have to measure the how effective your program is, then you have to see the program density। और program density को calculate करने के लिए you have a concept that is called type token ratio। और type token ratio TTR is calculated as the ratio of number of different responses required divided by total number of responses required। Number of different responses required डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस रिक्वायर्ड। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोग्रामिंग। मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस वाले फाइल में मैथमेटिक्स, अगर हम देखेंगे इनोवेशंस में सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है हमें, तो वो है मैथमेटिक्स का। जो ये इसमें थोड़ा बहुत आप खुद वो पढ़ेंगे। जो मैथमेटिक्स है, लीनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्राम्स और कन्वेंशनल मॉडल्स, ये याद रखेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स जो है, ये नया और मोस्ट कंट्रावर्शियल अप्रोच रखने वाला मॉडल है। और इसका जो प्रोपाउंडर है वो कौन है, ये याद रखना है। मैथमेटिक्स को किसने दिया है? मैथमेटिक्स को दिया है थॉमस एफ गिलबर्ट ने। और ये नया है। और ये जो लीनियर और ब्रांचिंग है ना, ये कन्वेंशनल मेथड्स है। इसका जो ऑरिजिनेटर है वो है गिलबर्ट, इज द ऑरिजिनेटर ऑफ द मैथमेटिक्स। और ये कब वजूद में आया? इट इज 1964। वो दो आप लोगों ने देखा होगा 1954, और इसका जो डेट है 1962। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये मैथमेटिक्स क्या है, इसके रिलेटेड यहाँ पे थोड़ा बहुत आप ये खुद पढ़ेंगे। इसमें मैंने थोड़ा स्टेप्स यहाँ पे बताए हुए हैं। डेटा इतना ये उतना ज्यादा मसला नहीं है, ना ही ये आपके सिलेबस में है, बट फिर भी यू गो थ्रू दिस फाइल एंड यू कैन सी इट इज कंटेंट, एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट, यू कैन इजीली रिमेंबर दीज थिंग्स। आई होप बेटा आज का भी लेक्चर एज यूजुअल आपको समझ में आ गया। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड प्रोग्रामेड लर्निंग, राइटिंग फ्रेमर्स, ब्रांचिंग, वो वाला पार्ट हमारा हो गया। तो देखते हैं कल मैं कौन सा टॉपिक उठाने जा रहा हूं, तो लेट अस सी तो क्या रहने वाला है। लेकिन टुमारो यू विल गेट ए नोटिफिकेशन ऑफ अर्ली क्लासेस। ओके, तो जल्दी से अपना फीडबैक दीजिए, और लेट मी नो कि आज आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो जल्दी से आप अपना फीडबैक दो, जल्दी से। फीडबैक कौन देगा? बहुत सारे बच्चे तो क्लास में है ही नहीं। तो चलिए, जितने भी बच्चे हैं वो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। कम ऑन। रिबाउंड, वेरी इंटरेस्टिंग, एक्सलेंट,
amazing, awesome, very excellent, excellent. आ गया समझ से. Okay. Sir, it is dry, but it is good, interesting, excellent. Yes. Thank you, dear. Chale bhai, thank you. By this, we have completed one more portion. So, inshallah, tomorrow we will complete another topic. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay. Allah Hafiz.